पहले 6 साल पहले जो हमारा ट्रेड डेफिसिट था, डेफिसिट यानी कि हम उनको ज्यादा पैसे देते थे, $72 बिलियन था। 2013-14 की बात है। और वो तो अच्छा हुआ हमने एक जो हमारी प्रीवियस गवर्नमेंट थी, एक पैक्ट साइन कर ली थी। अगर वो चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो मैं क्या, मेरी 2 जनरेशन भी चीनियों की गुलाम हो जाती थी। अच्छा हुआ वो मोदी जी ने साइन नहीं किया था। लास्ट में हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो $50 बिलियन आ गया था, तो करीब 22 बिलियन हम इसको कम कर चुके हैं। ये जो आत्मनिर्भर भारत वगैरह, इसके पुश के बाद आरिफ साहब, देखिए डिकपलिंग ऑफ इकोनॉमीज होने में टाइम लगता है, ये ओवरनाइट नहीं हो सकती। सप्लाई चेन डिपेंडेंट है। अब हमें क्या पता कोई हमारी पीठ में खंजर भोंकेगा, नहीं पता। देखिए आप तो अगर आप टैक्सी में भी बैठते हैं, उम्मीद करते हैं जब आप उतरेंगे तो आपको पैसे देगा। अगर मैं और आप भागने लगे तो ऐसे तो दुनिया ही रुक जाएगी। हमने 33% सर, 33% चाइना से इंपोर्ट्स कम कर लिए हैं पिछले 6-8 महीनों में। 33% इज अ बिग नंबर। तो अगर मैं इसका मैथमेटिक्स लगाऊं तो एक $15 बिलियन का इम्पैक्ट है। उसके बाद हमने इनका ऐप बैन किया। ऐप बैन से मेटाडाटा मिलना बंद हो गया। इनका 5G इंडिया में नहीं आ रहा। मेटाडाटा मिलने का मतलब है चाइना कभी टेक्नोलॉजी सुपर पावर नहीं बन सकता, क्योंकि मेटाडाटा खत्म, एआई काम नहीं करता। इस पर कभी डिबेट करेंगे डिटेल में, क्यों नहीं करता। रियल टाइम अपडेट नहीं होते। 5G इंडिया में चाइना का नहीं आएगा। और जो IoT है, अगर एआई खत्म है, 5G खत्म है, IoT खत्म है, IoT से आने वाले 10 साल बाद दुनिया का 25% GDP चलेगा। तो एआई, IoT और 5G में चाइना का सुबड़ा साफ। अब कहीं कहीं डिकपलिंग हो सकती है, कहीं कहीं नहीं हो सकती है। पर जो ऐप बैन और इन सब चीजों से क्या, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का इंपैक्ट चाइना को आया है। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का इंपैक्ट चाइना को आया। बहुत बड़े प्रोजेक्ट रेलवे ने बंद किए, बट हाँ एक छोटे लेवल का कॉन्ट्रैक्ट विद इन अ स्टिपुलेटेड अमाउंट और नॉन स्ट्रेटेजिक इन नेचर, शायद उसमें कुछ एक्सेप्शन है। भाई काम शुरू हो गया, काम शुरू हो रहा है, एक लीगल फाउंडेशन है। पर जो नए कॉन्ट्रैक्ट है, नया एक भी पैसे का चाइना से FDI बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के नहीं हो सकता। पर चाहे कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी, कहीं काम शुरू हो गया, कहीं रहता, नॉन स्ट्रेटेजिक इन नेचर, उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। पर एक डिकपलिंग चाइना के साथ जारी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहूंगा आरिफ साहब। देखिए लास्ट ईयर, आज का दिन, आज का समय, हम धन सिंह थापा पोस्ट पे थे, फिंगर 4 के 3 के पीछे। आज भी वही है। 8 किलोमीटर पीछे कौन गया है? चाइना, विद मैन, मशीन, इक्विपमेंट एंड इंफ्रा। तो चाइना इन लास्ट 20 ईयर्स, कारगिल के लड़ाई के बाद पहली बार चाइना करीब 8 किलोमीटर पीछे जा चुका है विद कंप्लीट इंफ्रा। तो मुझे बताइए, जो लद्दाख का उन्होंने ड्रामा किया था शी जिनपिंग ने और उनके हैंडपिक जनरल से, मिला क्या? एक इंच जमीन ले नहीं पाए। गलवान की बात करें, गलवान में हमारे 20 भाई शहीद हुए थे। जी बिल्कुल, हम उनका नाम देते हैं, हमने उनको अवार्ड दिया है, कर्नल संतोष बाबू का अवार्ड दिया, और मैं उनको सलाम करता हूं। बट चाइना बताए ना उसके कितने लोग मरे हैं। अब यूएस इंटेलिजेंस की बात करें, मोसाड की बात करें, फ्रेंच इंटेलिजेंस की बात करें, और कुछ एक्स चाइनीज जो यूएस में रहते हैं, उन्होंने कहा 135 लोग मरे हैं। अब पीछे तो चाइना ने बोला 5 लोग मरे। पहले तो कहते कोई मरा ही नहीं, कोई हुआ नहीं। अब हमारे 20 भाई मरे, हमें गर्व है उनपे, हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनको सलाम करते, उनका नेशनल टीवी पे नाम आया, हमें हमारी छाती छोड़ी होती, उन्होंने देश के लिए शहादत दी। पर चाइना की परिस्थिति देखिए आरिफ साहब, जो 135 मरे थे कौन? कोई नहीं जानता। और आपको मुझे बताइए, 10 महीने आप लद्दाख में रहे, आपको मिला क्या? आपकी एक परसेप्शन थी चाइना इज इनविंसिबल, आपकी एक परसेप्शन थी चाइना की आर्मी बहुत बड़ी है, चाइना के सामने कोई टिक नहीं सकता। अरे सब टिक गए। और आज के देखा देखी, कल तो फ्रांस ने आपकी वाट लगा दी। आपने कल फ्रांस के विदेश मंत्री का बयान देखा? अब फ्रांस के विदेश मंत्री का बयान पे इसलिए मैं बोलना चाहूंगा, उन्होंने देखिए, फ्रांस P5 का मेंबर है, सिक्योरिटी काउंसिल UNSC में P5 का मेंबर चाइना, P5 का मेंबर फ्रांस है। वहां के विदेश मंत्री कहते हैं मिलियंस ऑफ पीपल, जेनोसाइड। तो एक P5 का मेंबर पहली बार दूसरे P5 के मेंबर को कहता है मिलियंस ऑफ पीपल एंड इंडस्ट्रियल स्केल। 2 वर्ड्स पर तवज्जो दीजिएगा सर। मिलियंस ऑफ पीपल मींस इट कैन नॉट बी विदाउट द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट, इट्स अ जेनोसाइड। और इंडस्ट्रियल लेवल गवर्नमेंट के सपोर्ट के बिना, अगर मिलियंस है तो जेनोसाइड है, इंडस्ट्रियल लेवल पे है तो बिल्कुल SOP बना के कर रहे हो। और उन्होंने उग्रों का नाम लिया, और इन्होंने चाइना पे कल UNHRC में खुलेआम फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं, ये आरिफ साहब हुआ कहां से? हम खड़े हुए ना फ्रांस के, हम खड़े हुए ना चाइना के सामने, हम खड़े हुए। वियतनाम भी आज बोलता है, आज तो फिलीपींस भी बात करता है, आज जापान भी बात करता है, फ्रांस भी करता है, अमेरिका भी करता है। मैंने हमेशा बोला, टू स्टार्ट एवलांच यू जस्ट नीड टू हैव अ बॉल रोलिंग फ्रॉम अ माउंटेन टॉप, रेस्ट स्नोस एंड टाइम विल डू। जितनी वो नीचे जाएगी उतनी बढ़ी जाएगी। अब देखिए, एशिया पैक में चाइना का रेजिस्टेंस है, आप मानेंगे। अमेरिका में चाइना का रेजिस्टेंस है, यूरोपियन यूनियन में आ गया। और सबसे मजे की बात आरिफ साहब, P5 मेंबर UNHRC में दुनिया के प्लेटफॉर्म में खुलेआम कहता है, यू आर डूइंग जेनोसाइड, आप जेनोसाइड करते हो, इंडस्ट्रियल स्केल पे करते हो। और इससे बड़ी चाइना की हार क्या होगी? आप मुझे बताइए। चाइना तो अटैची लेके घूम रहा है आरिफ साहब, $2 बिलियन रख के, भाई मेरी वैक्सीन ले लो। कितनी कंट्रियों ने ली? परसों तो श्रीलंका ने भी भगा दिया। और आपके पाकिस्तान के एक मीडिया चैनल पे देख रहा था, कोई टांगे वाला भाई था हमारा,
उसे बोला भाई ये वैक्सीन लगा, बोलता भाई काहे की है, बोलता कोरोना की है, बोलता कहाँ की है, बोलता चाइना की। भाई खुदा खुदा खैर करे, मैं वैसे ही ठीक हूँ, मुझे छोड़ दो भाई, मुझे नहीं चाहिए। आप बताइए, दिल पे हाथ रख के बोलिए, उसी मेरे भाई को बोले भारत की वैक्सीन लगाएगा नहीं लगाएगा? बिल्कुल लगाएगा। दो बात नहीं सोचेगा। एचसी क्यों नहीं लिया पाकिस्तान में जब पेंडेमिक का पीक था? लोगों ने खाया ना, सब खाया, क्योंकि सब हम तो ये मानते ही नहीं। मैंने बोला सर्वे संतु निर्भया कि वर्ल्ड शुड बी डिजीज फ्री। अब डोमिनिकन रिपब्लिकन प्रेसिडेंट का कहना है, आरिफ साहब, आई नेवर थॉट गॉड विल लिसन टू माई प्रेयर सो फास्ट। मैंने ये सोचा नहीं भगवान मेरी प्रार्थना इतनी जल्दी सुनेगा। बहुत छोटा सा मुल्क है कैरेबियन में, मोदी जी को फोन किया, वैक्सीन भेजा। और आपके परम मित्र जस्टिन ट्रूडो साहब बहुत खालिस्तान इधर इनको सपोर्ट करते, फिर फोन करते हैं भाई वैक्सीन तो दे दो। उनको भी बोला हाँ वैक्सीन देंगे। और मैं अब भी आपको कहता हूं, ये नियाजी फोन करके उठाए ना और ये सब हमाकतें बंद कर दे, करे भाई वैक्सीन दे दो, ये ह्यूमैनिटी का सवाल है। मुझे नहीं लगता, मेरा पर्सनल व्यू ये है कि मोदी जी मना करेंगे, मुझे नहीं लगता, क्योंकि एचसी को भी दिया ना साहब। तो ये जो जहनियत है ना, अगर ये खराब हो जाए तो इसका कोई इलाज नहीं है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो बिल्कुल यहां बन सकती है और उससे कहीं ऊंचा दर्जे की टेक्नोलॉजी हमने बढ़ा के छोड़ दी, दुनिया के एक 100 कॉस्ट पे छोड़ दी। सब हमारे मंगलयान को कॉस्ट तो 100 ऑफ नासा था, एक हॉलीवुड की पिक्चर से सस्ता तो हमने मंगलयान बना दिया और पहले अटेम्प्ट में हम पास हो गए। तो जब वो बन सकता है, जब क्रायोजेनिक इंजन बन सकता है, जब ये पीएसएलवी जीएसवी बन सकते, 104 सैटेलाइट लॉन्च करने वाला पहला मुल्क था। डोनाल्ड ट्रंप को भी आश्चर्य हुआ था, नासा के चीफ को बुला के खींचा था, बोला ये मैंने खबर पढ़ी है भाई, ये सच है? बोलता जी बिल्कुल सच है। कहते 104 सैटेलाइट उन्होंने डाल दिया। जब वो हो सकता है भाई, तो मुझे बताइए ये पिस्टल, ये कलाश्निकोव और ये इसको बाहर से लाने की जरूरत तो नहीं। अब ट्रका बाहर से ला रहे, ये सब राजनीतिक हिसाब किताब होता है, था, पर मोदी जी के आने के बाद ये सब खत्म हुआ और डोमेस्टिक इंडस्ट्री बढ़ रही है, प्राइवेट इंडस्ट्री इसमें आ रही है, डीआरडीओ बेहतरीन काम कर रहा है। अब कोविड में देखिए, पहले हम कुछ नहीं बनाते थे, अब तो हम सबसे बड़े एक्सपोर्टर है, मास्क के एक्सपोर्टर हम, पीपी के एक्सपोर्टर हम, वैक्सीन दुनिया को हम देंगे, एचसी को हमने दिया। तो ये सब एक माइंड प्रोसेसिंग, इंडिया में कोई टैलेंट की कमी नहीं है। अगर एक सही दिशा मिले, एक सही नेतृत्व मिले, जो मोदी जी के अंदर मिल रहा है और लोगों को दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात आरिफ साहब, करप्शन का नामो निशान नहीं है। आप इसको देखते हुए काफी विदेशी शक्तियां परेशान हो रही, काफियों के ताने बाने हिल गए, इकोसिस्टम हिल गया, दाना पानी भी हिल गया। चलिए मैं ये भी कह देता हूं, जब बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ताना बाना हिलता है ना दुनिया में, बहुत से लोगों को तकलीफ होती है, बहुतों के दिल जलते हैं, है ना। वो कहता है ना, वो खून सवार हो जाता है सर पे। तो कहता है भाई कुछ भी करके रोको। हमारे यहां तो सीधी सी बात है, कोई भी बहाना है, मोदी पे निशाना है। इससे कंक्लूड करूंगा इस आंसर को।